फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का हम लोग टोटल लेक्चर 22 कर चुके हैं। जो टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे, आज मैं 23 लेकर आया हूं। ठीक है, कल मैं एक सेट लेकर और एक जीके का सेट लेकर नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो देखते हैं टोटल क्वेश्चंस, और मैंने एनालिसिस किया है, कुछ लोगों से मिला भी है और कुछ बच्चों से बात भी की है। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर आप जो पढ़ाए थे एकदम हूबहू वही वीडियो आया हुआ था एकदम। तो आप लोग श्योर हो जाओ कि मेरे वीडियोस देख लो जितना हो सके, चाहे वो डीवीएमएस हो, नेटवर्किंग हो। डीवीएमएस तो जरूर देख लेना, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी चीज मैंने बताए हुए हैं आप लोग के लिए समझिए कि वो रामबाण है। बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है, बहुत सारे बच्चों का सबने बोल रहा है कि 95 करके आए हैं, कोई कह रहा है 98 करके आए हैं, पूरा एकदम उसको 100 वाले मार्क्स में पूरा सही बना के आए हैं सभी लोग। ठीक है, वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन पे एनालिसिस करके, और बच्चों का कहना था कि बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन था, मैंने नहीं बता पाया था। ठीक है, तो मैं उसी को लेकर आया हूं कि ताकि आप लोग का संदेह दूर हो जाए। बस यही हमारा टॉपिक बच गया था, बुलियन अलजेब्रा। इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन आज देखेंगे, थोड़े से कंसेप्ट जानेंगे, किस तरह से कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम हो गया या जो भी लॉ है बुलियन अलजेब्रा का, जो भी एक्सप्रेशन का लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा इसके लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा जो भी मुझे बताया गया था और जो भी मुझे याद है वो मैं आप लोग को बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट देखते हैं अपने वीडियोस को। और जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला 2 क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। C++ फंक्शंस आर कॉल्ड। C++ में जो फंक्शन होता है उसको और क्या कहा जाता है? डेफिनेशन कहा जाएगा, कंसेप्ट कहा जाएगा, मेथड कहा जाएगा या ऑर्गेनाइजर कहा जाएगा। तो C फंक्शन जो होता है उसको मेथड कहा जाता है। क्लियर है? इसको गांठ बांध के रख लेना है दिमाग में। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सबको वीडियोस लास्ट तक देखने हैं। इन अ क्लास डेटा मेंबर आर ऑल्सो कॉल्ड। कोई भी क्लास डेटा मेंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, प्रॉपर्टीज कहेंगे या डायमेंशंस कहेंगे। तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, अब यहां से समझना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था 2-3 क्वेश्चन। एक लगातार जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये क्यों होता है। ठीक है, देखिए, एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ ये पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है, सेम यही क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो एब्जॉर्प्शन लॉ को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन अलग हो सकता है। तो देखिए, इसमें ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये किस प्रकार होता है आप लोग खुद सोचिए कि बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यू क्या दे सकते हैं? 0 और 1 दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंड गेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंड गेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ए है, यानी दोनों में तो ए है ना, यहाँ पे दोनों में ए है। अगर यहाँ पे आप लोग ए को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा बताइए? ए को यहाँ पे कॉमन कर लीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी आ जाएगा, सबको पता है। और 1 प्लस बी आ गया। अब आप लोग समझिए, यहाँ 1 प्लस बी है, बी का वैल्यू कुछ भी हो, अगर और गेट के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर एक भी वैल्यू 1 रहता है तो ये हमारा क्या करता है? 1 ही कैलकुलेट होता है। तो समझिए कि इसके अंदर का कैलकुलेशन का रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, चाहे ये बी 0 हो या 1 हो। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे, क्योंकि ए बाहर, मान लीजिए ये करने के बाद बाहर आए, ए अगर 0 हो तो पूरा का 0 कर देगा, ये तो हर हाल में 1 होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? अगर ये 1 रहा, इसका वैल्यू, ये अंदर का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो बाहर का वैल्यू ए जो लगा हुआ है, ये अगर 0 रहा तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा, अगर ये 1 रहा तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। यानी इसका वैल्यू क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ध्यान से देख लीजिए, सारे लॉ मैं बता दूंगा आप लोग को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ, ये बुलियन एक्सप्रेशन में ये सब आइडेंटिटी रूल है, इसका मतलब क्या होता है बताना है। अब बताइए, यहाँ पे ए है और +1 दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि अगर और गेट लगा है, प्लस का मतलब जहां पे और गेट हो और A.B लिखा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना है कि वहां पे एंड गेट की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी एक 1 हो जा रहा है, ए का वैल्यू 1 हो या 0 हो, क्या फर्क पड़ता है? और गेट में हमारा अगर 1 हो तो भी 1 ही होता है, 1 0 हो, 0 1 हो, तभी दोनों बस 0 नहीं होना चाहिए। एक कोई भी इनपुट अगर यहाँ पे हाई है तो समझिए कि रिजल्ट हाई है, यानी हर हाल में इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ए का वैल्यू कुछ भी हो हमारा, तो मान लीजिए 0 भी हो गया तो 0 1 1 ही होगा, 1 हो जाएगा ए का वैल्यू, और इसका तो वैल्यू बदलेगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग को इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आए तो आप लोग मान लीजिए ये कर दिया गया। अभी जो क्वेश्चन था, ए प्लस
यहाँ पे देखिए मैं सिंप्लीफाई किए बिना इसको कैसे बनाऊंगा, वैल्यू आप लोग पुट करके देखें प्लीज। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि इसका वैल्यू तो ए पे ही डिपेंड करेगा हर हाल में, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया, मान लीजिए इसमें से वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 लिखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जो लिखा गया था, एक बात बताइए इसके अंदर का रिजल्ट हर हाल में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो ए लिखा गया था, यहाँ पे जो ए लिखा गया था, अब एक बात बताइए ये अगर इस इक्वेशन का बात करें, ए लिखा गया तो इसका डिपेंड कर रहा है ए पे, तो इसीलिए इसका वैल्यू ए हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये दिया गया है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया अभी बात। अब ये बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो सकता है, किस चीज पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे 0 करें और यहाँ पे भी 0 करें, दोनों को 0 0 करेंगे, ठीक है। तो a 0 अगर हो गया, मान लीजिए अगर a को 1 रख रहे हैं यहाँ पे, a को 1, तो a 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर a 1 रख रहे हैं यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। a 0 रखेंगे तो पूरा हमारा ये इक्वेशन ही 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, पूरा इक्वेशन को 0 करेगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पे अंदर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 हो गया तो b से क्या मतलब है, अगर और गेट यहाँ पे है तो कोई भी वैल्यू अगर 1 हो जा रहा है हमारा, तो पूरा इक्वेशन को 1 करेगा। और 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो तो 1 रिजल्ट आएगा, बाहर भी तो यही है, यही है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। तो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा ए पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, वीडियो समझ में आ रहा है, तो आज तो प्लीज लिख दो कि सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कोई कंफ्यूजन रखना भी नहीं है दिमाग में। ये लास्ट मोमेंट में जो मैं जो चीजें बता रहा हूं आप लोग के लिए एकदम रामबाण होगा, बहुत ही फायदा करने वाला है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। बढ़ चलते हैं, अब देखिए कुछ लॉ देख लेते हैं, इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए एकदम। ये सब जितने भी लॉ मैं बताने जा रहा हूं, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन लॉ फॉलो हो रहा है, तो एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी का जो कम्यूटेटिव लॉ है, इसी का मल्टीप्लीकेशन है, a डॉट बी यानी a इंटू बी। यहाँ पे कौन गेट काम कर रहा है, एंड गेट काम कर रहा है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, होता ही है, सबको पता ही है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, अगर इस तरह का कोई भी चीज आ रहा है तो समझिए कि वो कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे a प्लस b प्लस सी ये है, तो ये a b के साथ चला गया और c बाहर निकल गया, कोई अंतर नहीं पड़ा, ब्रैकेट इधर कर दीजिए। या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि a प्लस सी भी कर सकते हैं, b को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें कि ब्रैकेट में लिख देते हैं, मान लीजिए a प्लस सी, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस करना है, a प्लस हम लोग यहाँ पे c कर दिए, और ब्रैकेट से बाहर क्या चीज निकाल दिए, प्लस b निकाल दिए। तो ये भी तो ये सॉरी एसोसिएटिव लॉ ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे a b से मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, c को बाहर निकाल दीजिए, इस तरह का रहेगा, तो समझिए कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ गए, एसोसिएटिव दोनों तरह का होता है। ध्यान एक चीज रखना है जरूर, एग्जाम में ये भी दे देगा, अगर पूछ सकता है कि ये जो होता है एसोसिएटिव या कोई भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कहेगा एब्जॉर्प्शन में ये एडिशन लॉ है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन लॉ है कि नहीं, तो इसमें याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों होता है, एडिटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, एसोसिएटिव भी दोनों होता है, एडिटिव होता है और मल्टीप्लिकेटिव होता है। आगे बढ़ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होते हैं, सबको पता ही होगा, जो लोग इक्वेशन वगैरह अलजेब्रा पढ़े होंगे। ए बी प्लस सी रहता है तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाता है, ठीक है। तो एक बार बताइए यहाँ पे, अब ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो ये होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, मतलब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए का वैल्यू जो था, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब समझिए कि एब्जॉर्प्शन लॉ से पूछा हुआ था, कोई भी दिया रहे अगर इस तरह का लॉ, तो ये ए हो जाएगा। नहीं तो आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट आप लोग पुट करके देख लीजिए, ए अगर डॉट में यहाँ पे है तो डेफिनेटली यहाँ 0 होगा, तो पूरे इक्वेशन को 0 करेगा, और 1 यहाँ पे अगर करेगा तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अगर 1 1 यहाँ पे हो गया तो कोई भी एक 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया है यानी और गेट दिया है, तो बी पे डिपेंड नहीं करेगा इसका वैल्यू, इसीलिए इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए डॉट बी यहाँ पे दिया गया है, ए का वैल्यू अगर 0 कर दे तो ये पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 0 हमारा 0 हो जाएगा, यानी ए पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है। अगर 1 कर देंगे तो अगर इसका वैल्यू 0 भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, एक इक्वेशन 1 है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो ये रिजल्ट हमारा 1 ही ए ही देगा, ठीक है।
अब देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है बुलियन अलजेब्रा का। तो देखिए इसको कहते हैं एसओएम दिया था ऑप्शन में और पीओएम दिया था, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट ऑफ ये सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन को हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, एसओपी भी कहा जाता है, ठीक है, एसओएम कहिए या एसओपी भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एसओपी लिखा होगा, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन या सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे सम हो जाता है, पीओएस, एसओपी और पीओएस होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है सबको? तो यहां तक लिखना है, क्लियर है। आगे बढ़ चलते हैं, कुछ लॉ देख लेते हैं हमारा। अब देखिए यहाँ पे है कुछ ये सब सी बुलियन एक्सप्रेशन इसको हम लोग कहते हैं, इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वहां पे वैल्यू जरूर पुट करके देखिएगा, 0 1 पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस 1 है, यहाँ पे वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पे a के वैल्यू पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि a 0 हो या 1 हो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी और में 1 है। तो देखिए ध्यान रखिए कि अगर और गेट जहां पे, ध्यान से सुनिए, और गेट जहां पे भी हो, अगर उसका एक भी वेरिएबल का मान, ठीक है, उसमें 1 हो गया तो इसका मतलब समझिए कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इस तरह से रहे। और एंड गेट में अगर दोनों 1 रहेगा तभी, दोनों इनपुट अगर हाई रहेगा तभी वो हाई रिजल्ट दे सकता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि और भी बहुत सारा चीज अभी सीखना है हम लोग को। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे a.0, देखिए ये इसको आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए a.0 का वैल्यू क्या होगा, इसका तो वैल्यू a पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, अगर ये 0 होगा तो 0 0 0 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू किसके, इस इक्वेशन का। ये चीज देखना है कि इक्वेशन का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, वही आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a, नहीं तो सिंपली समझिए a में 0 जोड़ोगे आप लोग क्या आएगा, a आएगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे a में प्लस 1 किए हैं तो 1 आ गया है, तो इससे तो कंफ्यूजन है कि a में 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखा जाता है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो a पे डिपेंड कर रहा है, आंसर इसका a हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए a.a, अब देखिए यहाँ पे तो 1 हो गया, लेकिन इसका 1 a क्यों आ रहा है, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 होगा तो पूरे को 0 कर देगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 जब होता है तभी इनपुट हाई होता है, तो a पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है सबको, लिखना है, क्लियर है सर मजा आ रहा है बहुत पढ़ने में। a.0 है तो ये ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू इसका कुछ भी हो, 0 या 1 हो, क्योंकि एंड गेट का बात हो रहा है, जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो एंड गेट का बात हो रहा है। a प्लस a है तो ये तो डेफिनेटली सबको पता ही होगा कि यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि दोनों तो a ही a है ना, और b ही a ही a है, और यहाँ पे 1 कर देंगे, वहां पे 1, क्योंकि इनपुट अगर a है तो एक का वैल्यू a लेंगे, a का जो वैल्यू लेंगे सब जगह लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 0 0 लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, 1 1 लेंगे तो 1 आएगा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, करेक्ट। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा a.a, अब देखिए a.a का भी वैल्यू तो a पे ही डिपेंड करेगा, ये सब याद रखना है एकदम, आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है इस चीज को, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि अगर a.a है तो उसका वैल्यू a आएगा, क्या आएगा ये पूछ देगा, 1 देगा, 0 दे देगा। नॉट a को आप क्या लिख सकते हैं, a पे बार लगा दीजिए, a बार a लिख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, a हो जाता है, ठीक है, या a रहता है तो a बार हो जाता है, यानी या अगर यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा, अगर यहाँ पे 0 देंगे तो वैल्यू 1 होगा, यही ना होता है, निगेशन हो जाता है बस। तो नॉट a लगा हुआ है, नॉट a को डैश लगाइए या इस पे बार दे दीजिए, इस तरह से ये भी होता है। आगे बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए a प्लस a ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, a प्लस a वाला, यहाँ पे एक बार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बार लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे a है और a बार है, 1 कैसे आएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रखिएगा अगर, तो मान लीजिए ये वाला 0 हो गया, और ये तो बार लगा है तो 0 को 1 कर देगा, तो एक 1 मिल गया, तो ये रिजल्ट हमारा 1 आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 1 रख रहे हैं तो इसको 0 कर देगा, तो भी 1 होगा, दोनों, ठीक है। तो क्लियर है आपको, आगे बढ़ चलते हैं। a.a 0, ठीक है, यहाँ पे भी बार लगाइए आप लोग, ठीक है। a.a बार 0 कैसे होगा, अगर a का वैल्यू कहीं लीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू अगर 0 लीजिएगा तो ये 1 होगा, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो जहां पे भी इक्वेशन में अगर इस तरह सॉल्व करते समय अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन दे सॉल्व करना है तो ये ध्यान रखना है, जहां पे भी a प्लस a बार बन रहा है तो ये सारा का यूज कर सकते हैं। जहां पे भी इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, a बन रहा है तो उसको a लिख सकते हैं, a की जगह a लिख सकते हैं, a.a की जगह a लिख सकते हैं, a प्लस a बार की जगह 1 लिख सकते हैं, a.a बार की जगह 0 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस ए बी, देखिए a प्लस बी, b प्लस a, ये कौन सा लॉ है, सबको पता ही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं।
अब देखिए ए डॉट बी बी डॉट ये चीज मैं बता चुका हूं। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन थ्योरम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर ए बी पर बार चढ़ा है और इसके अंदर और गेट लगा हुआ है तो बार अगर अलग अलग करेंगे तो ये एंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है सबको? ध्यान से सुनिए, ए प्लस बी यानी और गेट पे अगर टोटल पे यहाँ पे बार लगा दिया जाए, ठीक है, ए प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं? और गेट है। ठीक है, और गेट के ऊपर जो रिजल्ट आता है क्या आता है? ए प्लस बी आता है, यानी चार जो हम लोग इनपुट देते हैं ए बी, तो ए प्लस बी ही आता है ना और गेट में। और इस पे बार लगाने का मतलब क्या है? ये बन गया नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट बन गया। तो एंड गेट क्या होता है? ए डॉट बी होता है और उन दोनों पे एक एक बार यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो देखिए इसको बाहर निकालने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन में होता है और दोनों को अलग अलग बार में हो जाता है। अगर ये फिर क्वेश्चन देखिए ये अलग है, अगर ये देखिए यहाँ पे दोनों डॉट है यानी एंड गेट पे, यानी ये बार दिया गया यानी ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट हो जाता है तो क्या होता है? देखिए ये अलग अलग, अब ये प्लस हो जाएगा और अलग अलग ये दोनों पे बार चढ़ जाएगा। और ये जो बार लिखता है कोई जरूरी नहीं है इस तरह से लिखे, डैश भी दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एकदम एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से रखिए। अब देखिए एक्स नॉर गेट क्या होता है? एक्स नॉर गेट, पहले एक्स जॉर गेट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा। अब एक्स और गेट में क्या होता है याद रखिएगा, जब दोनों इनपुट, ध्यान बस यही रखना है, दो चीज को रखना है, जब दोनों इनपुट सेम हो, ठीक है, क्लियर है सबको? जब दोनों इनपुट सेम हो तो ये रिजल्ट देता है हमारा लो, और गेट का अगर बात करें तो। ठीक है, तो इसका जो सिंबल लिखते हैं हम लोग यही लिखा जाता है, जो बगल में दिया हुआ है प्लस करके, और इसको राउंड कर दिया जाता है और बी लिख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? और इसका इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ए डैश बी बी डैश ए। किस प्रकार? अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 हो गया, एक और दो इनपुट और ले ही लेते हैं, 1 हो गया, और ये 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया। इनपुट जब भी हमारा आउटपुट आता है वो हायर आउटपुट हम लोग लेते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 1 के लिए हम लोग क्या करना रहता है? ये 0 है तो 0 को 1 बनाना पड़ता है। तो ए है तो ए को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे ए को ए डैश कर देंगे, यहाँ पे ए को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 1 है, ये आउटपुट हमारा यही ना है इसका 1 हायर, तो 0 1 है, तो इसको मैं हमेशा भी समझ लीजिए कि इसको 1 के टर्म में लिखा जाएगा। 0 को 1 करने के लिए हम लोग ए पे क्या किए? बार कर दिए। ठीक है, और बी तो ऑलरेडी हमारा 1 है ही। ठीक है, फिर प्लस किए हम लोग, ए तो हमारा 1 है तो ए, और बी 0 है तो बी के लिए बार लगा दिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, आप लोगों को पूछेगा कि ये कौन सा गेट का इक्वेशन है या और गेट का इक्वेशन क्या होता है? सिंबल ये होता है, इक्वेशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बार जो दिया गया इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर में बार कर दें हम लोग और नीचे ऐसे कर दें, और प्लस हम लोग करेंगे। अगर सबको क्लियर है तो सर आज प्लीज लिख देना कि क्लियर है, और बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा एग्जाम में। आप लोग बस जाएं, बहुत सारा मेरे पास कमेंट आया हुआ है, इसको हम लोग बी कर देंगे। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए अब ये देखिए एक्स नॉर गेट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर दोनों इनपुट आपका सेम हो जाए तो आउटपुट लो आ रहा है तो वो कौन सा गेट है? ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा था, मतलब मैं बता रहा हूं कि जो 18 सितंबर का जो एग्जाम पूछा हुआ था, बहुत लड़के से मैंने बात किया हुआ इस चीज को। ठीक है, तो वो पूछा क्या था कि जब दोनों इनपुट अलग हो जाए तो वैल्यू उसका लो आ रहा है, तो वो कौन सा गेट है? तो देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट अगर अलग अलग हो जा रहा है, 0 का 1 1 का 0 अगर यहाँ पे हो जा रहा है तो ये कौन सा और गेट हो जाता है, क्योंकि अगर एक भी डिफर रहता है तो आउटपुट हाई आता है। यहाँ पे लो का बात किया था या बोल दिया था कि जब दोनों इनपुट, अब देखिए एक्स नॉर गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम हो जाता है तो आउटपुट हाई आ रहा है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब दोनों इनपुट सेम हो रहा है, रिजल्ट हाई आ रहा है, तो ये कौन सा गेट है? तो वो एक्स नॉर गेट है। सिंबल इसका बस इस पे बार हम लोग चढ़ा देंगे इस तरह से तो भी हो जाएगा। तो देखिए इस पे बार चढ़ा दिया गया है, और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ए बी के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। यहाँ पे ए बी हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी, प्लस ए बी ये अलग हो रहा है। और एक चीज और, अगर सर्किट दे दिया जाए तो देख लीजिएगा कि किस तरह से वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन सा गेट है? नैंड गेट बना हुआ है, तो नैंड गेट बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? डी एक ले लेंगे, यहाँ पे ए बी कर लेंगे, यहाँ पे हो गया, और ये कर लेंगे, नैंड गेट हो गया ये। ठीक है, और प्लस करना है और गेट, प्लस ए बी कर देना है। ठीक है, ए बी क्या है? एंड गेट है, तो एक एंड गेट और लगा देना है इसमें, बस यही तो काम कर लेना है। ठीक है सबको यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं, कुछ अब
देख लेते हैं क्वेश्चंस को। अब बताइए इसमें से डिमॉर्गन्स थ्योरम कौन सा होता है। ए बी पर अगर बार रहेगा तो ये प्लस बी हो जाएगा, दोनों पे बार चढ़ जाएगा। क्लियर है एकदम सबको, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सबको क्लियर है, तो लिखना है कि सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ए बी पर यहाँ पे बार है तो ए डॉट बी यहाँ पे तो बार हटा दिया। ए बी पर ये अलग अलग बार दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, अगर ए बी पर अलग अलग बार दिया गया है तो ये ए डॉट बी पर करके अलग अलग बार नहीं कर सकते, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये इसलिए ये मत सोच लीजिएगा ये है। अगर ये इस तरह से कर देता कि अगर ए प्लस बी पे अलग अलग बार है तो ए डॉट बी करके, यहाँ पे अगर इस तरह से कर देता तब ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे भी अगर डैश लगा दिया जाए तब ये करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इन 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर जो होता है, हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन रिक्वायर्ड चाहिए। जब भी आउटपुट 1 to मल्टीप्लेक्सर यानी 1 से ये 4 बना रहा है तो इसका मल्टीप्लेक्सर का जो है ये कितना, ये जो सिलेक्शन लाइन हम लोग यूज करते हैं कितना लाइन यूज करेंगे। जैसे होता है, आप लोग सर्किट नहीं पढ़ेंगे या पढ़े होंगे जो लोग, S1 S2 करके हम लोग या S0 S1 करके लेते हैं। तो देखिए अगर आउटपुट हमारा 4 का बात हो रहा है तो 2 का पावर n में इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 का पावर ये कितना है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो आउटपुट इसका सिलेक्शन लाइन n लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टोटल आउटपुट इज गिवन बाई 2 का पावर n। अगर यहाँ पे आउटपुट मल्टीप्लेक्सर का 4 आ रहा है तो 2 का पावर n करेंगे तो 4 हो जाएगा, और n जो होता है वो सिलेक्शन लाइन होता है। n इज द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। तो देखिए इन केस ऑफ नंबर 3, अगर n इज इक्वल टू 3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, उसका 3 हो जाएगा सिलेक्शन लाइन और आउटपुट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन अ मल्टीप्लेक्सर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन, मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट किस चीज पे डिपेंड करता है, डेटा इनपुट पे, सिलेक्ट इनपुट पे, सिलेक्ट आउटपुट पे या इनेबल पिन पे। तो देखिए सिलेक्शन में जो सिलेक्ट इनपुट हम लोग देते हैं उसी पे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है इसका। और डिकोडर कन्वर्ट्स n इनपुट इनटू इतना आउटपुट। देखिए अगर यहाँ पे n इनपुट देंगे, ठीक है, तो जो डिकोडर का काम होता है वो क्या करेगा, 2 का पावर n आउटपुट देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट कितना करेगा, यहाँ पे 2 लगाइएगा तो 4 हो जाएगा। अगर 3 देंगे इनपुट तो इनपुट 8 हो जाएगा, अगर सॉरी आउटपुट 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 दे देंगे n का वैल्यू तो आप लोग खुद सोचिए, 2 का पावर 4 करके देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इनकोडर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इनकोडर होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और गेट से बनाया जाता है, या और गेट से बनाया जाता है, या समटाइम्स यहाँ पे सिर्फ एंड गेट लिखा हुआ है, एंड गेट और नॉट गेट यहाँ पे लिख देता तो भी बन जाता। ठीक है, एंड गेट नॉट गेट, क्योंकि एंड गेट और नॉट गेट जब आप लोग मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा कौन सा गेट, नैंड गेट। और नैंड गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है, याद रखिए। या और के साथ भी नॉट मिला दीजिए तो वो जो नॉर गेट बन जाएगा। नॉर और नैंड जो होता है यूनिवर्सल होता है, उससे कोई भी सर्किट डिजाइन किया जा सकता है। क्लियर है सबको। Which of the following can be represented for decoder? डिकोडर के लिए किसको रिप्रेजेंट किया था, सिक्वेंशियल सर्किट को, कॉम्बिनेशनल सर्किट को, लॉजिक सर्किट को, या नन ऑफ द मेंटन। तो देखिए ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो डिकोडर होता है। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए मल्टीप्लेक्सर हो गया, इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ये सारा चीज जितना भी होता है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। BCD टू 7 सेगमेंट कन्वर्सन इज, अगर BCD है वो किस तरह का क्या प्रोसेस है, डिकोडिंग प्रोसेस है, इनकोडिंग प्रोसेस है, कंपेयरिंग प्रोसेस है, या नन ऑफ द मेंटन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक डिकोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, डिकोडर क्या करता है, अब देखिए डिकोडर तो हम लोग बता दिए कि n अगर इनपुट रहेगा तो 2 का पावर n आउटपुट हो जाएगा। अगर इनकोडर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टू का पावर, अगर यहाँ पे n इनपुट करेंगे तो 2 का पावर n आउटपुट होगा हमारा डिकोडर में। लेकिन यही सिर्फ उल्टा हो जाता है इनकोडर में। अगर हमारे पास 2 का पावर n इनपुट देंगे यानी 4 इनपुट देंगे तो आउटपुट ये कितना आएगा, 2 का पावर 2 इसको करेंगे यानी 2 आएगा। 8 इनपुट देंगे तो यहाँ पे 3 कर देगा। इनकोडर के सेंस में ये होता है। बहुत सारे चीज आप लोग को मैं डिस्कस कर चुका हूँ आज, आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं फंसेगा। DTMF का फुल फॉर्म क्या होता है, डुअल टोन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, डुअल टोन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, डबल टोन मैग्नेटिक, या डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होता है, या डुअल टोन मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस फॉर अ डिकोडर विथ 4 लाइंस। ठीक है, अब बताइए डिकोडर का बात हो रहा है, 4 इनपुट लाइन है तो कितना उसका आउटपुट हो जाएगा, बताया था मैंने कि 2 का पावर n होता है। तो n का वैल्यू क्या है, इनपुट लाइन है, तो इसका सॉरी ये n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो बताइए 4 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है सबको? द ट्रूथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज मेनी वैलिड एंट्रीज। देखिए इसके पास कितना वैलिड एंट्री होता है, एसआर के लिए 3 वैलिड एंट्रीज होता है, ठीक है, और एक पे अनडिफाइंड हो जाता है ये। नेक्स्ट है अ बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय क्रॉस कपलिंग ऑफ व्हिच बेसिक लॉजिक गेट्स। तो ये हो जाता है किसके चलते हम लोग बना सकते हैं, ए जो दिया गया है एंड और गेट्स, इसके हेल्प पे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो लिखना है फटाफट, सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सॉरी इसका ये नहीं हो जाएगा क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप जो बनाया गया नॉर और नैंड गेट को मिला के बनाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैंड और नॉर गेट के हेल्प पे बनाया था एसआर फ्लिप फ्लॉप। आगे बढ़ चलते हैं। द लॉजिक विच, ठीक है, द लॉजिक सर्किट whose output at any instance of time depends on only the present input but also on the past output। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक होता है, लेच होता है या फ्लिप फ्लॉप होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। सीक्वेंशियल लॉजिक में ही क्या होता है, उसका जो आउटपुट डिपेंड करेगा प्रीवियस उसके इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। हुज ऑपरेशंस आर मोर फास्टर एमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा फास्ट होता है, लेच होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, सीक्वेंशियल होता है, कॉम्बिनेशनल होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जो भी सर्किट होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट आर, कितना तरह का सीक्वेंशियल सर्किट होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो देखिए सीक्वेंशियल सर्किट 2 तरह का होता है, सिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर पूछेगा इसमें से कौन सा सीक्वेंशियल लॉजिक है, तो याद रखना है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर और क्लॉक, ये सारा आता है हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक में, ठीक है। और देखिए हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ये सारे आते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक में। याद रखना है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सब जो भी क्वेश्चन मैं लास्ट मोमेंट में दे रहा हूं आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। द बेसिक लेच कंसिस्ट ऑफ, बेसिक लेच जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है 2 इन्वर्टर। मैं ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा, आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लड़के ने सेंड किया है, मैंने बोला हुआ था कि कुछ क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रख लेना और उसको हम मेरे पे सेंड कर देना, ठीक है। अब देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप Q इज इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट सेट टू भी क्या कहेंगे उसको, आउटपुट कहा जाता है कि अगर Q उसको रीसेट कहा जाता है। अगर 0 हो जाएगा तो रीसेट हो जाता है, ठीक है। 1 पे सेट होता है, Q पे 0 पे रीसेट होता है। देखिए अगर आउटपुट 0 रहेगा तो आउटपुट इज सेट टू बी रीसेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 पे क्या होता है Q इज इक्वल टू सेट किया जाता है, ठीक है। What is the trigger pulse? Trigger pulse किसको कहते हैं? A pulse that start a cycle of operation, a pulse that receive the cycle of operation, a pulse that prevent a cycle of operation, a pulse that enhance cycle of operation। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन। ये क्या करता है, जो भी हमारा ऑपरेशन का साइकिल होता है उसको ट्रिगर कर देता है, ठीक है। वो जो ट्रिगर पल्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, अब मैं कुछ चीजें आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान में सुनिएगा। पहले तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था आपके एमएस ऑफिस से, जितना भी मैंने शॉर्टकट कीज बताए हुए है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और देखिए डीबी में इसमें पूछ लिया था कुछ सिंपल सा क्वेश्चन कि ये किस तरह का, ये क्या होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ जो डेटा होता है ये क्या होता है। आप लोग एग्जाम में पॉलीमॉर्फिज्म पूछा हुआ था कि ये पॉलीमॉर्फिज्म किस चीज में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, इससे क्वेश्चन पूछा था जो कि मैंने करा दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में मैंने कराया हुआ है कि क्या अब्स्ट्रक्शन होता है, क्या चीज पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, और ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इन सब चीज को पढ़ के जरूर जाना, आप लोग को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म से सिंपल रैम का, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि मैंने बताया था जो वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होता है जो अपने डेटा को लॉस कर देता है सिस्टम ऑफ होने के बाद, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल पूछ दिया था, कौन से ये कंप्यूटर में यूज करने वाले मेमोरी है, कौन सा सबसे, एक चीज याद रखिए, कौन सा सबसे वो प्रिंटर है जो लार्ज सिस्टम में यूज किया जाता है, तो वो लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। इस तरह का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, जितने भी मैंने सेट कराए हुए उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक और चीज, जीके जितने लोग नहीं किए हैं मेरा प्लीज कर लेना, और आज का भी सेट का क्वेश्चन अगर मेरे पास टाइम मिल पाता है तो मैं जरूर बना दूंगा क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ एकदम होगा वही क्वेश्चन आया। जीके में मैंने 5 सेट आप लोग कराया गया था, ठीक है, उसमें से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपका उसी में से था क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मैंने क्या करवाया हुआ है और किस तरह से करवाया हुआ है,
ठीक है। तो और ये जो बुलियन लॉजिक मैंने पढ़ा दिया, इससे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा से था, ठीक है। इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना ही रखना है। तो आप लोग प्लीज पूरे वीडियोस को अच्छे से देख के जाना, रिवाइज करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर जिसका एग्जाम हो। और आप लोग एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हो, जरूर शेयर करो एग्जाम देने के बाद कि किस तरह का आपका एग्जाम गया, क्वेश्चन आप लोग के लिए कौन आया, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को याद है, हो सके तो उसको क्या करें, आप लोग टाइप कर दें थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कि क्या फुल फॉर्म पूछा था, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ताकि मैं आप लोग को जिसका भी एग्जाम आने वाला है उनको मैं ये चीज बता सकूं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल का आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।